हेलो नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूनिट 8 पर अपनी चर्चा कर रहे हैं। यूनिट 8 के तहत हम लोग एनईपी पर बात कर रहे हैं। एनईपी के संबंध में हम जो कक्षाएं कर चुके हैं ऑलरेडी, उसमें हमने एनईपी का विजन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इन सब बातों पर, सिद्धांतों पर हमने चर्चा ऑलरेडी की हुई है। आज की क्लास से हम एनईपी का जो पूरा का पूरा वो है ड्राफ्ट है, उसके चैप्टर 1 पे चर्चा करने वाले हैं। चैप्टर 1 दरअसल स्कूल एजुकेशन से डील करता है, उसकी हम बात करने वाले हैं। इसके क्वेश्चन है ना, स्कूल एजुकेशन से और चैप्टर 1 से क्वेश्चन भी 2022 के पेपर में पूछे गए थे, इसलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक, आप में से जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो लोग अपनी तैयारी को मूल्यांकित करना चाहते हैं, वह जॉब्स वाले के द्वारा चलाई जा रही टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। यह टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में, जिसके तहत हम लोग 40 टेस्ट उपलब्ध करवा रहे हैं। यह सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन माध्यम में टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आपको है ना जॉब्स वाला का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। चालू करते हैं हमारी चर्चा को। आज की इस चर्चा में जैसा कि हमने कहा कि भाई पार्ट 1 पे हम शुरुआत कर रहे हैं। पार्ट 1 जिसका नाम क्या है, स्कूली शिक्षा संरचना, है ना, इसका नाम क्या है, स्कूल एजुकेशन स्ट्रक्चर। तो इसको समझते हैं कि भाई पुराना जो स्कूल एजुकेशन स्ट्रक्चर था उसमें परिवर्तन हुआ है। अब नया एजुकेशन स्ट्रक्चर क्या है, उसमें क्या क्या परिवर्तन है, उन सब की हमको बात करनी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आता है कि संरचना में क्या परिवर्तन हुआ, पहले इसी को समझ लेते हैं। तो पहले जो संरचना चल रही थी, इसमें प्राथमिक स्तर था, माध्यमिक स्तर था और हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी जो सिस्टम चल रहा था, उसमें कॉन्सेप्चुअली परिवर्तन हुआ है। जो नया परिवर्तन है वो 5+3+3+4 के रूप में निकल कर के आया है ना। ये जो 5+3+3+4 वाली जो संरचना दी गई है, ये 4 चरणों की संरचना 4 अलग नामों से स्थापित की गई है। इनमें पहला है फाउंडेशन स्टेज, जिसको बुनियादी चरण कह सकते हैं। यहाँ पर बच्चा 5 साल बैठेगा और 5 साल में से वह 3 साल आंगनवाड़ी या प्री स्कूल और बाल वाटिका में बैठेगा और 2 साल वो कक्षा 1 और 2 के रूप में स्कूल में बैठेगा। इस प्रकार से 5 साल पूरे होंगे और इस दौरान बच्चे की उम्र हो जाएगी 3 से 8। मतलब एडमिशन कब होगा, है ना, इसको कह लेते हैं LKG UKG और इस प्रकार के जो होते हैं ना, KG1 KG2 वाले कहानी, है ना। तो वो कक्षा 3 वर्ष की उम्र उसका एडमिशन होगा और जब ये 5 वर्ष पूरे हो रहे होंगे तब उसकी उम्र 8 वर्ष हो चुकी होगी। मतलब 8 वर्ष तक की उम्र में वो कक्षा 2 को पास कर चुका होगा। ठीक है, फिर आता है प्रारंभिक चरण। प्रारंभिक चरण में 3 वर्ष वो बैठेगा। इस दौरान वो कक्षा 3 से कक्षा 5 तक की पढ़ाई करेगा और उसकी उम्र हो जाएगी 11 वर्ष। फिर आता है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में वह कक्षा 6 से कक्षा 8 तक बैठेगा और इस दौरान उसकी उम्र हो जाएगी 14 वर्ष। और आखिरी चरण आता है सेकेंडरी स्टेज, है ना। सेकेंडरी स्टेज के तहत वह कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई करेगा और इस दौरान उसकी उम्र हो चुकी होगी 18 वर्ष। मतलब वो 12th क्लास का पास करेगा, 18 वर्ष की आयु में 12th क्लास पास करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हमने यहाँ कहा कि भाई जो बुनियादी चरण फाउंडेशन स्टेज है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। 3 साल प्री स्कूल के रूप में और 2 साल स्कूल के रूप में, है ना, कक्षा 1 और कक्षा 2 में। तो अब सबसे पहले समझते हैं जो प्री स्कूल वाली और कहानी, उसमें क्या हो रहा है। तो दरअसल प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा नाम से एक व्यवस्था बनाई गई। क्या नाम है इसका पूरा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE। ECCE दरअसल क्या है, सीखने की नींव के रूप में क्या है, प्रारंभिक तौर पर बुनियादी चरण में स्थापित किया गया है। इस दौरान क्या काम किया जाएगा ECCE के माध्यम से, तो 3 वर्ष की उम्र से लेकर के 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, यही तो है ना। यहाँ तो बात कर रहे हैं 3 वर्ष बैठना था आपको, कहाँ पर, प्राइमरी स्कूल में या प्री स्कूल में, सॉरी, है ना, प्री स्कूल में, आंगनवाड़ी में आपको 3 वर्ष बैठना था। तो ये 3 वर्ष क्या होगा, ECCE के माध्यम से कार्य होगा। इस दौरान क्या किया जाएगा आपके साथ, बच्चे के साथ ब्रेन डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। देखो व्यवहारिक तौर पे हम सब जानते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क का जो विकास होता है वो बचपन में सबसे तेज गति से होता है और दरअसल उसी दौरान पूरे मस्तिष्क का विकास हो जाता है, अधिकांश हिस्से का, है ना। तो जो हमारी उम्र होती है 6 वर्ष तक की आयु की, 6 वर्ष तक की आयु में हमारे ब्रेन का मोर देन 85% हिस्सा डेवलप हो जाता है। तो हमको क्या करना है, बच्चे को टैप करना है, बच्चे की उस आयु को टैप करना है। उस आयु में हमको लाभ उठाना है कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाए, वह ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से, है ना, अपने मस्तिष्क का विकास कर पाए। एक, लेकिन इसमें समस्याएं क्या हैं भाई, आपको ही पता है कि भाई हो क्यों नहीं पा रहा। तो करंटली मिलियंस ऑफ द चिल्ड्रन, स्पेशली दोज फ्रॉम द सोशियो इकोनॉमिकली बैकग्राउंड्स, डू नॉट हैव एक्सेस टू द क्वालिटी ECCE। कि भाई सोशियो इकोनॉमिक यदि हम कंडीशन देखें हमारे देश की, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन यदि हम देखें हमारे देश का, तो हम पाएंगे कि भाई अधिकांश बच्चे अपने उसी सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन की वजह से बेहतर ECCE उपलब्ध नहीं कर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं।
या तो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं अथवा आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। टारगेट क्या रखा है सरकार ने कि 2030 तक में, है ना, क्या किया जाएगा 2030 तक में, टू इंश्योर द यूनिवर्सल प्रोविजन ऑफ द क्वालिटी ईसीसी बाय 2030 सो दैट एवरी चाइल्ड एंटरिंग ग्रेड 1 इज स्कूल रेडी। कि 2030 तक में सरकार का यह लक्ष्य है कि हम अ, अ, गुणवत्तापूर्ण ईसीसी उपलब्ध करवाएंगे, अर्ली चाइल्डहुड केयर हम गुणवत्तापूर्ण उपलब्ध करवाएंगे, ताकि क्या हो सके, जब बच्चा है ना, LKG UKG और वो KG वाली जो पूरा सिस्टम होता है ना 3 साल का, जब उससे वो बाहर निकल करके कक्षा 1 में पहुंचे, ग्रेड 1 में पहुंचे, तब हम उसको इतना तो कह सकें कि ये अभी क्या है, स्कूल शिक्षा के लिए तैयार है। कैसे हम इसको दरअसल मानते हैं, तो भाई उसको कक्षा 1 में तैयार है पहुंचने के लिए या नहीं, इसको हम कैसे मानेंगे कि भाई उसमें थोड़ी बहुत क्या हो, अल्फाबेटिकल समझ हो, है ना, अल्फाबेट्स की समझ हो उसके अंदर, न्यूमेरिकल्स की समझ हो उसके अंदर। यही तो हम उम्मीद करते हैं एक बच्चे से, 4 साल के, 5 साल के बच्चे से, है ना। तो ये ध्यान में रखना। अब ईसीसी की वो क्या होगी, नेचर क्या होगा, करिकुलम क्या होगा, पाठ्यक्रम क्या होगा, क्या पढ़ाएंगे इस दौरान, वो जो पूरा 5 साल का दौर है, LKG UKG वाला और कक्षा 1 2 का, इस दौरान पढ़ाएंगे क्या। तो एक टीचिंग मेथोडोलॉजी पे ध्यान दिया जाएगा, क्या कि टीचिंग मेथोडोलॉजी कैसी हो, फ्लेक्सिबल हो, मल्टीफेसेटेड हो, प्ले बेस्ड हो, एक्टिविटी बेस्ड हो और इंक्वायरी बेस्ड हो। भाई अधिगम कैसा होना चाहिए, पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए, पूछताछ आधारित होना चाहिए। गतिविधि बच्चों से एक्टिविटी में, खेल खेल में शिक्षा, एक होता है ना सिद्धांत, खेल खेल में बच्चों को सिखा दे रहे हैं, है ना, उसको खेल खेल में सिखा रहे हैं गिनती, खेल खेल में उसको अल्फाबेट अल्फाबेट सिखा रहे हैं, इंग्लिश के, हिंदी के। इस दौरान पढ़ाएंगे क्या, ये तो तरीका हो गया पढ़ाने का, पढ़ाएंगे क्या, उसको अक्षर ज्ञान देंगे, भाषा का ज्ञान देंगे, संख्याएं सिखाएंगे, रंग सिखाएंगे, ट्रायंगल क्या होता है ना, रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, ये सिखाएंगे, इंडोर आउटडोर गेम्स सिखाएंगे उसको, थोड़े बहुत पहेली बुझाना सिखाएंगे, तार्किक सोच, है ना, रीजनिंग एबिलिटी उसके अंदर आ जाए, लॉजिकल थिंकिंग आ जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या होती है वो सिखाएंगे। ये सब छोटी छोटी चीजें होती हैं, पपेट्री, आर्ट क्राफ्ट, ड्रामा, सब कुछ सिखाया जाएगा थोड़ा थोड़ा उसके उम्र के हिसाब से। सोशल डेवलपमेंट क्या निकल के आया कि और क्या सिखा सकते हैं उसको, तो उसको हम डेवलपिंग एटिकेट्स, है ना, उसको क्या सिखाएंगे, शिष्टाचार क्या होता है वो सिखाएंगे, इथिक्स क्या होती हैं, वैल्यूज क्या होती हैं, पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन क्या होता है, हाथ कैसे धोते हैं, हाथ कब धोते हैं, टीम वर्क क्या होता है, कोऑपरेशन क्या होता है, ये सब भी बच्चों को ईसीसी के तहत ही सिखाया जाएगा। और क्या है इसके की डायमेंशंस क्या है भाई, कि शारीरिक और मोटर विकास, यहाँ पे मोटर का विकास का मतलब क्या है, मस्तिष्क का विकास है, यहाँ क्या है भाई, मस्तिष्क का विकास, न्यूरल डेवलपमेंट। तो फिजिकल डेवलपमेंट भी होगा और ब्रेन का भी डेवलपमेंट होगा, सांज्ञात्मक विकास भी होगा, और इसके अलावा सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास, सांस्कृतिक, कलात्मक विकास, बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक विकास। यहाँ जो कुछ बातें लिखी हुई थी वही सब बातें यहाँ पर सेक्टोरियल मैनर में लिखी हुई, सेक्टर्स के रूप में लिखी हुई। अब आता है कि इतनी सारी जो बातें की जा रही हैं इसको सब विकसित कौन करेगा, तो इसके लिए क्या किया गया, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा विकसित किया गया है। ये जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा विकसित किया गया है ईसीसी के लिए, है ना, NCPF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो ईसीसी के लिए विकसित किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, एनसीईआरटी के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ध्यान में रखना। अब ये जो एनसीईआरटी ने पाठ्यक्रम विकसित किया है, इसके 2 हिस्से उन्होंने बना दिए, एक 0 से 3 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए और दूसरा 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। पूरे करिकुलम को एनसीईआरटी ने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। क्या शामिल किया है इस करिकुलम में, वही जो बातें हमने ऊपर देखी थी, स्थानीय परंपराएं शामिल की गई, अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम अभ्यास शामिल कर दिए गए, बेस्ट प्रैक्टिस जो भी चल रही होंगी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। अब आता है कि चलो ये सब स्थापित कर भी लिया तुमने, भाई तुमने वो एक टारगेट बनाया, एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया, एक करिकुलम बना दिया एनसीईआरटी ने, लेकिन ये सब कैसे डिस्पर्स करोगे, बच्चों तक ये सब कैसे पहुंचेगा, डिलीवरी मोड क्या होगा, बात क्या है, डिलीवरी मोड क्या होता है। ईसीसी विल बी एक्सपांडेड थ्रू द फॉलोइंग 4 इंस्टीट्यूशंस, कि जो करिकुलम वगैरह है इसका विकास जो किया गया है बच्चों तक कैसे पहुंचेगा। 4 तरीके हैं, एक स्टैंड अलोन आंगनवाड़ी आंगनवाड़ी, और दूसरा प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित आंगनवाड़ी। आपके गांव का जो प्राथमिक विद्यालय होगा, आपने देखा होगा कि प्राथमिक विद्यालय जहां पर होता है उसी कैंपस के एक कमरे में आंगनवाड़ी चल रहा होता है। और कई बार क्या होता है, गांव में अलग से आपको आंगनवाड़ी देखने को मिलता है जिसके पास आसपास स्कूल नहीं होता है।
अथवा गांव में स्कूल होता ही नहीं है लेकिन आंगनवाड़ी आंगनवाड़ी होता है। तो यदि गांव में स्कूल नहीं है, आंगनवाड़ी अथवा आंगनवाड़ी अलग से बना हुआ है कहीं, तो स्टैंड अलोन आंगनवाड़ी हो गया वो। और यदि वह प्राथमिक विद्यालय के कैंपस में प्राथमिक विद्यालय के साथ ही क्या है बना हुआ संचालित हो रहा है, तो वो क्या हो गया, कोलोकेटेड आंगनवाड़ी हो गया, कोलोकेटेड विथ प्राइमरी स्कूल्स। तीसरा कि कई बार प्राथमिक विद्यालयों के साथ साथ प्री प्राइमरी स्कूल भी वहीं पर होते हैं। और चौथा कि स्टैंडर्ड और प्री प्री स्कूल भी हो जाते हैं कई बार, प्ले स्कूल अलग से बना दिए गए। तो ये चार मेथड है जिनके माध्यम से इस पूरे ईसीसी वाले सिस्टम को लागू किया जाएगा। ठीक है, अब आता है कि इसको कैसे मजबूत करेंगे, इस ढांचे को, आंगनवाड़ी वाले ढांचे को कैसे मजबूत किया जाए। एक हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, बिल्डिंग नहीं है, सबसे पहली समस्या, भवन नहीं है उनके पास, भवन दे दो भाई। जो प्ले स्कूल है भाई, आंगनवाड़ी एक प्रकार का क्या प्ले स्कूल ही तो है, आजकल शहरों में जो प्ले स्कूल खेलते हैं वही तो है ये। तो भाई भाई जो प्ले स्कूल बन रहे हैं, ये प्ले स्कूल मान रहे हो इसको, तो प्ले करने के लिए कुछ वो तो दो, जो गेम्स के इक्विपमेंट्स होते हैं वो तो प्रोवाइड करो। ठीक है, तो हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, प्ले इक्विपमेंट हो, चाइल्ड फ्रेंडली एयरी बिल्डिंग्स होनी चाहिए। अभी तो बात करी, भवन होने चाहिए भाई, हवादारी इमारतें होनी चाहिए। कैसे ट्रांजिशन होगा इनमें, तो आंगनवाड़ी के बच्चों को स्थानीय प्राथमिक विद्यालयों के भ्रमण पर ले जाया जाएगा ताकि स्कूल में उनका प्रवेश सुगम हो सके, उन्हें स्कूल कॉम्प्लेक्स का अभिन्न अंग माना जाएगा। कि आंगनवाड़ी के बच्चे स्कूल के इन्वायरमेंट से परिचित हो सके, इसके लिए उनको उनकी शिक्षा के दौरान, आंगनवाड़ी में पढ़ने के दौरान ही उनको स्कूल के भ्रमण करवाए जाएंगे, ताकि वह स्कूल के एनवायरनमेंट से पहले से ही क्या रहें, परिचित रहें। तो उनको कुछ अलग क्या है, अलग से एक नई दुनिया में आ गए ऐसा फील ना हो। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान में रखना है। ठीक, फिर आता है इसमें कि अब आता है बाल वाटिका, है ना, प्रारंभिक कक्षा के स्तर पे, कि कक्षा एक से, है ना, यहाँ पे एक नियम क्या बना दिया गया कि कक्षा एक से पहले 5 वर्ष तक की आयु के बच्चे, प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक कक्षा बाल वाटिका में ले जाया जाएगा। ये बाल वाटिका कॉन्सेप्ट यहाँ पे स्थापित किया गया है। ठीक है, तो कक्षा एक से पहले 5 वर्ष से क्या हो कि प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा बाल वाटिका में भर्ती करवाया जाएगा। यहाँ पर ईसीसी योग्य शिक्षक अपॉइंट किए जाएंगे, नियुक्त किए जाएंगे। और सुविधाओं के तौर पे क्या देंगे, तो मिड डे मील कार्यक्रम चल ही रहा है ना, तो मिड डे मील कार्यक्रम हो गया, स्वास्थ्य जांच हो गई, विकास की निगरानी को बाल वाटिका तक विस्तारित किया जाएगा। ये सब भी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। अब आता है कि भाई यहाँ पे हमने कहा कि शिक्षक आएंगे कैसे, यहाँ एक ईसीसी योग्य शिक्षक रखा जाएगा, कैसे आएगा वो, उसका भी तो कोई तरीका होगा ना। तो ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द टीचर्स कैसे होगी, तो 6 महीने का एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा, किन के लिए, 10+2 योग्यता वाले शिक्षकों के लिए। भाई तुमने शिक्षा प्राप्त कर ली, लेकिन पढ़ाना कैसे, ये भी तो एक तरीका होता है ना। पढ़ाना क्या है वो तुमको पता है, लेकिन पढ़ाना कैसे है वो तुमको बताया जाएगा, कैसे, 6 महीने के एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम के माध्यम से। दूसरा, कम शैक्षणिक योग्यता वाले शिक्षकों के लिए क्या करेंगे कि 1 वर्ष का डिप्लोमा प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा उनके लिए, डिजिटल माध्यम का, उसमें उसके माध्यम से सिखाएंगे। और मेंटरिंग में कि परामर्श, सॉरी, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जो ये क्लस्टर रिसोर्स सेंटर में बैठे हुए लोग मासिक संपर्क रखेंगे और वो कक्षाओं का लगातार मूल्यांकन करेंगे, शिक्षकों का भी मूल्यांकन करेंगे। रिसोर्स सेंटर है ना, संसाधन केंद्र हैं ये। इसके अलावा ट्राइबल अल्टरनेटिव एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए आश्रम शालाएं बनाई जाएंगी, कि ईसीसी विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन अ फेस्ड मैनर इन आश्रम शाला इन ट्राइबल एरियाज एंड ऑल फॉर्म अल्टरनेटिव स्कूलिंग्स। कि ईसीसी वाली व्यवस्था ट्राइबल एरियाज में किस नाम से संचालित होगी, आश्रम शाला के नाम से। किसके नाम से, आश्रम शाला के नाम से। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रखी गई है, किसकी होगी इसको लेकर के, है ना, तो पाठ्यक्रम की संपूर्ण जिम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय के पास है। और शिक्षा मंत्रालय वर्तमान में दरअसल ये जिम्मेदारी किसको देके रखा है, एनसीईआरटी को देकर के रखा हुआ है। ठीक है, संयुक्त तो कार्यान्वयन, ये पूरी पूरी जो ईसीसी वाली व्यवस्था है, इसको 3-4 मंत्रालय मिलकर के चलाएंगे। एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, दरअसल ये प्राइमरी मिनिस्ट्री है, प्रथम सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय यही है। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास भी आएगा, क्यों, बाल विकास,
ठीक है। स्वास्थ्य एवं परिवार, क्यों, बच्चे हैं, स्वास्थ्य का भी ध्यान देना है उनके। और चौथा, जनजातीय क्षेत्रों में आश्रमशालाएं चला रहे थे आप, ठीक है। तो 4 मंत्रालय इसमें शामिल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक स्पेशल टास्क फोर्स स्थापित की गई है। अ कंटिन्यूअस गाइडिंग ज्वाइंट टास्क फोर्स विल बी फॉर्म्ड फॉर स्मूथ इंटीग्रेशन, कि सुचारू एकीकरण के लिए क्या किया जाएगा, एक संयुक्त कार्यबल का गठन किया जाएगा जो निरंतर मार्गदर्शन प्रदान करेगा, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी कहानी क्या थी, ईसीसी की थी। अब आता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी सिखाने को लेकर के, एफएलएन, एन अर्जेंट एंड नेसेसरी प्रीरिक्विजिट टू लर्निंग, कि अधिगम के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि उनको क्या सिखाया जाए, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान दिया जाए। कैसे देंगे? सबसे पहले कि लर्निंग क्राइसिस यहाँ पे एक चल रही है। क्या चल रहा है लर्निंग क्राइसिस? अकॉर्डिंग टू द वेरियस सर्वेज, ओवर 5 करोड़ स्टूडेंट्स इन एलिमेंट्री स्कूल्स हैव नॉट अटेंडेड फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसका मतलब सामान्य भाषा में कहें कि 5वीं कक्षा का बच्चा किताब नहीं बांच पा रहा, 8वीं कक्षा का बच्चा 4थी कक्षा की 5वीं कक्षा की मैथ की सवाल सॉल्व नहीं कर पा रहा हो, जोड़ो हटाओ के। तो कक्षाएं तो आगे बढ़ रहे हैं, वो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उनका संख्यात्मक ज्ञान, भाषाई ज्ञान, बौद्धिक स्तर नहीं बढ़ रहा। वो टिका हुआ कि पहली कक्षा में, वहीं वो अंगद का पैर बन गया है। उसको तो बढ़ाना पड़ेगा ना, सुधार करना पड़ेगा। अभी ये क्राइसिस है। ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए आप, 8वीं कक्षा के बच्चे खड़े कर दीजिए स्कूल में, बोल कि 5वीं किताब पढ़ दे तू, हिंदी बाँच दे, इंग्लिश बाँच दे, नहीं कर पाएगा वो। बच्चा छोड़ दो, तू मास्टर न कर पाएगा। हालात इतने बुरे हैं अभी, है ना, विद्यालयों में, कि मास्टर खुद ना बाँच पाए। विद्यार्थी तुम छोड़ दो, इंग्लिश किताब पकड़ा दो मास्टर को, बोल दो कि इसको ट्रांसलेट करके हिंदी में समझा दे, कर ही नहीं सकता वो। खैर, तो इसका मतलब क्या है, वो वैसे मैंने समझा दिया कि वे बुनियादी पाठ को पढ़ने, समझने और भारतीय अंकों के साथ जोड़ घटाव करने में असमर्थ है। ये तो हमने बात करी ना। करेंगे कैसे इसको सुधार? नेशनल मिशन एंड टाइमलाइन की बात की जा रही है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी है ना, शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक एफएलएन प्राप्त करना है ना। एफएलएन क्या था वो हमने यहाँ पे देखा भाई, कि फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी का ज्ञान, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान कब तक में अचीव करना है? 2025 तक में। अभी 2025 नहीं आया है ना। तो शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता क्या थी कि 2025 तक में प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक एफएलएन प्राप्त करना। 25 अभी आया नहीं है। दूसरा, राष्ट्रीय मिशन चलाया गया, क्या कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता पर राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाएगा, है ना। तो यह भी एक उनका वो था, वादा था। तीसरा, राज्यों की भूमिका क्या होगी इस पूरे घटनाक्रम में, क्योंकि भाई जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है। जब समवर्ती सूची का विषय है तो राज्य का भी तो योगदान बनता है ना। तो सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 2025 तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तुरंत एक कार्यान्वयन योजना तैयार करेंगे और प्रगति की निगरानी करेंगे। ये राज्यों की भूमिका होगी इस क्षेत्र में, एफएलएन के क्षेत्र में। अब आता है तीसरा एफएलएन के बाद पीटीआर, टीचर वैकेंसीज एंड पीपल टीचर रेशियो। भाई टीचर की वैकेंसी चल रही हैं, इतनी सारी भर्ती पद खाली पड़े हुए हैं, इससे हो क्या रहा है? तो इससे समस्या आ रही है कि तो स्टूडेंट टीचर जो रेशियो होना चाहिए था वो बिगड़ रहा है। यही 25 छात्रों पे एक टीचर होना चाहिए, लेकिन हो ही नहीं पा रहा। 50 छात्र पे एक टीचर आ रहा, 75 पे एक टीचर आ रहा है। क्यों? वैकेंसीज हैं। इसके लिए क्या करें? समयबद्ध रिक्रूटमेंट होना चाहिए, टाइम बाउंड रिक्रूटमेंट, कि शिक्षक रिक्तियों को जल्द से जल्द भरा जाएगा, विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों और उच्च निरक्षरता वाले क्षेत्रों में। दूसरा, लोकल टीचर्स की प्रायोरिटी विल बी गिवन टू लोकल टीचर्स फेमिलियर विद देयर लोकल लैंग्वेजेस। कि भाई एनईपी ने क्या बात करी थी? एनईपी में बात करी कि कक्षा 5 तक की शिक्षा आपको आपकी लोकल भाषा में प्रदान की जाएगी। तो लोकल भाषा में शिक्षा प्रदान करने के व्यक्ति भी तो लोकल चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई शिक्षा हिंदी में प्रदान करनी है, गुजराती को लेकर के यहाँ पे आ जाओ, उतनी अच्छी हिंदी में कमांड नहीं होगी ना उसकी भाई। अथवा वाइस वर्सा, कि गुजराती में शिक्षा देनी, हिंदी वाले को लेकर वहां चले जाओ, उतनी अच्छी कमांड नहीं होगी उसकी। तो ये ध्यान रखना है। अब आता है कि पीटीआर, पीपल टीचर रेशियो क्या है? तो सामान्य क्षेत्रों में छात्र शिक्षक अनुपात कितना होना चाहिए? 30:1 होना चाहिए, 30 छात्र पे एक शिक्षक। और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में 25:1 होना चाहिए, जो भी हमने बात करी। तो सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र से यदि पिछड़ा क्षेत्र है तो 25:1 का रेशियो, सामान्य क्षेत्र 30:1 का रेशियो होना चाहिए।
अब आते हैं अगले पॉइंट में, करिकुलम असेसमेंट रिपोर्ट को लेकर क्या बात की गई है। करिकुलम और असेसमेंट रिपोर्ट में जो मेन फोकल पॉइंट रखा गया है वो पढ़ने लिखने बोलने गिनने और गणितीय सोच पे अधिक ध्यान देने की बात की गई है, कि बच्चे को पढ़ना आ जाए, लिखना आ जाए, बोलना आ जाए, काउंटिंग आ जाए, मैथमेटिकल थिंकिंग की जो अप्रोच है वो डेवलप हो जाए। असेसमेंट कैसे करेंगे इनका, तो प्रत्येक छात्र को की सीखने की जरूरतों को व्यक्तिगत बनाने के लिए सतत रचनात्मक एवं अनुकूलक और मूल्यांकन की एक मजबूत प्रणाली विकसित की जाएगी। कंटिन्यूअस फॉर्मेटिव एंड एडॉप्टिव असेसमेंट, यूनिट 7 में असेसमेंट दिए हुए हैं आपके सिलेबस में। कंटिन्यूअस फॉर्मेटिव एंड एडॉप्टिव असेसमेंट की यहाँ पे बात की गई है विकसित करने की। और रीडिजाइन किया जाएगा कि एफएलएन पर जोर देने के लिए शिक्षक शिक्षा और प्रारंभिक ग्रेड के पाठ्यक्रम को फिर से तैयार किया जाएगा, है ना। जो आपका फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमेरिक्स वाला कॉन्सेप्ट था कि भाई उसको बुनियादी साक्षरता विकसित हो जाए और संख्यात्मक ज्ञान हो जाए, इसके लिए करेंगे क्या, तो टीचर एजुकेशन एंड द करिकुलम ऑफ अर्ली ग्रेड्स का शुरुआती कक्षाओं के कक्षा 1 2 3 यहाँ तमाम के क्या है फिर से करिकुलम विकसित किए जाएंगे, रीडिजाइन किए जाएंगे। यह भी एक स्थिति बताई गई इसमें। अब आता है स्कूल का जो प्रिपरेशन मॉडल होगा, वो मॉड्यूल होगा, वो क्या होगा एग्जैक्टली। तो स्कूल का जो वो होगा प्रिपरेशन मॉड्यूल होगा, वो एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन लेकर के आएगा कि कक्षा 1 में प्रवेश करने वाले सभी छात्रों के लिए 3 महीने का एक खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल विकसित किया जाएगा, है ना। अब स्कूल तैयारी मॉड्यूल में क्या करवाएंगे कि वो स्कूल के लिए तैयार हो जाए। यदि वो ईसीसी वाले चरण में नहीं तैयार हो पाया था तो अब तैयार हो जाए 3 महीने के दौरान। खेल आधारित ये व्यवस्था बनाई जाएगी, मॉड्यूल विकसित किया जाएगा। क्या सिखाएंगे इसमें, अक्षर ज्ञान, ध्वनि ज्ञान, शब्द ज्ञान, रंग, आकार, संख्याएं, ये सब बेसिक चीजें उसको सिखाएंगे। किसके आधार पे ये करिकुलम डेवलप होगा, एनसीईआरटी और एससीईआरटी के आदेश के द्वारा विकसित किया जाएगा, नेशनल काउंसिल, स्टेट काउंसिल्स, है ना। अब इसमें कुछ डिजिटल रिसोर्सेज भी प्रयोग किए जाएंगे, क्या दीक्षा हो गया टीचर्स के एजुकेशन के लिए, है ना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, कि यह पोर्टल पर बुनियादी साक्षरता पर उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक भंडार उपलब्ध कराया जाएगा। दीक्षा पोर्टल में, है ना, क्या किया जाएगा, इट इज रिपोजिटरी फॉर हाई क्वालिटी रिसोर्सेस ऑन अ फाउंडेशनल लिटरेसी विल बी मेड अवेलेबल ऑन द दीक्षा पोर्टल टू द टीचर्स। कुछ टेक्निकल सपोर्ट देंगे टीचर्स को, क्या कि शिक्षकों की सहायता करने और भाषा की बाधाओं को दूर करने के लिए तकनीकी हस्तक्षेपों का पायलट परीक्षण भी किया जाएगा। जो भी उनको तकनीकी समस्याएं आती हैं, जो भी उनको समस्याएं आती हैं, उनका सबका तकनीकी समाधान भी निकालने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है। फिर आता है सहकर्मी ट्यूशन और स्वयं सेवक, इसमें पीर ट्यूटरिंग एंड वॉलंटियर्स कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे। एक तो 1-on-1 ट्यूटरिंग होगी, कि पीर ट्यूटरिंग विल बी प्रमोटेड एज अ वॉलंटियर एंड जॉयफुल एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ द ट्रेन टीचर्स, है ना, कि भाई प्रशिक्षित शिक्षकों की देखरेख में क्या किया जाएगा, सहकर्मी ट्यूशन को एक स्वैच्छिक और आनंदमय गतिविधि के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। और दूसरा काम किया जाएगा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का, कि जो इस 1-to-1 ट्यूटरिंग से जो लोग साक्षर हो जाएंगे, तो साक्षर सदस्यों को इच वन टीच वन, कि हर व्यक्ति किसी एक को क्या करेगा, पढ़ाएगा, के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मिशन में प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की भागीदारी को आसान बनाया जाएगा। तो यहाँ पे पर्सनल ट्यूटरिंग की भी के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया है। इसी में अगला आता है नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी भी स्थापित की गई है। उसके लिए क्या किया गया, स्कूल एंड पब्लिक लाइब्रेरीज विल बी एक्सपांडेड एंड डिजिटल लाइब्रेरीज विल बी एस्टेब्लिश्ड फॉर, मतलब इसके लिए राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति के तहत करेंगे क्या, तो राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति के तहत पहला काम है लाइब्रेरी एक्सपांशन का। दूसरा रूरल लाइब्रेरीज का, ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालयों की स्थापना की जाएगी। और ये जो पॉलिसी है इसके तहत क्या होगा कि नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी विल बी फॉर्मुलेटेड टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द बुक्स अक्रॉस ऑल द लैंग्वेज रीजन्स। तो हमने ऊपर बात करी कि एक नीति बनाई जाएगी, एक नीति बनाई जाएगी। इस नीति के तहत क्या किया जाएगा भाई, इस नीति के तहत सभी भाषाओं में सभी क्षेत्रों में पुस्तकों को उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाएगा। अब स्कूल एजुकेशन के तहत एक और मुद्दा आता है, वो है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर शामिल था ना इसमें। तो ये हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कैसे आएगा भाई, कुपोषित या अस्वस्थ बच्चे प्रभावी ढंग से नहीं सीख सकते हैं,
भाई जब बच्चे को पोषण नहीं मिल पा रहा तो तुम उम्मीद कर रहे हो कि उसका दिमाग बेहतर काम करेगा, संभव ही नहीं है। पहले पोषण मिले। तो malnourished or unwell children can't learn effectively. Therefore, healthy meals, social workers and counselors will be involved. अच्छा भोजन, पौष्टिक भोजन, सामाजिक कार्यकर्ता, परामर्शदाता, इन सबको इसमें शामिल किया जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे भाई? ब्रेकफास्ट देंगे। मिड डे मील के साथ साथ सुबह ऊर्जावान नाश्ता प्रदान किया जाएगा, क्योंकि सुबह के घंटे संज्ञानात्मक कार्यों के लिए अधिक उत्पादक होते हैं। तो सुबह वो खाली पेट ना बैठा रहे। खाली पेट से पता चलता है कि दिमाग हमारे पास नहीं है, क्योंकि उस समय दिमाग कार्य करना बंद कर देता है। तो सुबह भी नाश्ता मिले, दोपहर में भी मिड डे मील के तहत मिल जाए, शाम को घर वाले देंगे। विकल्प क्या रखा गया है? तो जहां गर्म भोजन संभव नहीं वहां गुड़ चना दे दो, स्थानीय फल प्रदान कर दो। कैसे करेंगे? हेल्थ कार्ड देकर के स्कूलों में 100% टीकाकरण, नियमित स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करेंगे। स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे, हर बच्चे के पास अपना एक कार्ड होगा, पता चलता रहेगा उसकी कौन सी जांच पिछले महीने हुई थी, कौन सी नहीं हुई थी, कहीं उसको कोई बीमारी तो नहीं है। ये सब भी काम इसके तहत किए जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा और क्या है? ड्रॉप आउट रेट कम करना। कैसे, कितना कम करेंगे? और सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना शिक्षा की। कैसे होगा ये सब? तो नियर यूनिवर्सल एनरोलमेंट हैज बीन अचीव्ड एट द प्राइमरी लेवल थ्रू सर्व शिक्षा अभियान, जिसका वर्तमान में नाम क्या है? समग्र शिक्षा, एंड द आरटी एक्ट। कि भाई सर्व शिक्षा अभियान और आरटी के माध्यम से क्या किया गया? राइट टू एजुकेशन अधिनियम के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर सार्वभौमिक नामांकन प्राप्त कर लिया गया, मतलब 100% नामांकन हो रहा है। लेकिन प्राथमिक स्तर है क्या भाई? ये तो तुमको पता ही है ना, कक्षा 1 से 5। अरे कक्षा 1 से 5 में बच्चा थोड़े ना स्कूल छोड़ता है। बच्चा स्कूल छोड़ता है 8वीं के बाद, 9वीं के बाद, 10वीं के बाद, 11वीं के बाद, यहां बच्चा स्कूल छोड़ता है। क्यों? क्योंकि इस दौरान उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता है, मानसिक प्रेशर बढ़ता है, परिवार का प्रेशर बढ़ता है, सामाजिक आर्थिक स्थितियां उसको अलाउ नहीं करती पढ़ने को, और भी बहुत सारे कारण हैं। कक्षा 1 से 5 के दौरान उतना प्रेशर नहीं रहता है, बट फिर भी अभी के लिए भाई कक्षा 1 से 5 के दौरान 100% एनरोलमेंट रेट को अचीव किया गया। ये ध्यान रखना। चुनौती क्या है? कि उच्च कक्षाओं में बच्चों को स्कूल में बनाए रखना है गंभीर। अभी तो बात करी ना कि बच्चा स्कूल कब छोड़ता है? 8वीं के बाद। तो उच्च कक्षाओं में भी बच्चा बना रहे, 100% नामांकन रहे, यही सबसे बड़ी चुनौती है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो देखो कैसा है ना। अब इसको देखना कैसे मतलब धराशायी होता है इनका सार्वभौमिक नामांकन। सार्वभौमिक नामांकन मतलब 100% हो चुका है। धराशायी कैसे होगा? प्राथमिक में कितना बताया सार्वभौमिक था, मतलब ऑलमोस्ट 100% था। 6 से 8 के दौरान 90 हो गया, 9 से 10 के दौरान 79 हो गया, 11 से 12 के दौरान 56 पे आ गया। ऐसे ड्रॉप होता है नामांकन रेट। एनएसएसओ क्या कहता है? 17-18 की रिपोर्ट के हिसाब से बात करें, जो कि एजुकेशन पॉलिसी में मेंशन की गई है, कि 6 से 17 वर्ष की आयु के 3 करोड़ बच्चे, 3 करोड़ 22 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। 6 से 17 वर्ष की आयु के बच्चे का मतलब क्या है? कि भाई यही तो बच्चा दरअसल वो है ना, भविष्य तुम्हारे देश का। इसी स्टेज में तो प्राथमिक से लेकर के पूरी स्कूलिंग करेगा, और इस दौरान वो स्कूल आ ही नहीं रहा है। और यह हम उस बच्चे की बात कर रहे हैं जो आया ही नहीं स्कूल, किसी प्रकार से कोई एडमिशन ही नहीं हुआ उसका। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि जो एडमिशन लिया और छोड़ गया। हम उसकी बात कर रहे हैं जो एडमिशन ही नहीं लिया किसी प्रकार का, किसी भी कक्षा में। सोचो कितनी बुरे हालात हैं। टारगेट क्या रखा गया है? कि 2030 तक में 100% अचीव करेंगे, प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक में। ठीक है। तो प्राइमरी और मिडिल स्कूल के बीच का जो वो रहेगा जीआर रहेगा, वो कितना अचीव करेंगे? 100% अचीव करेंगे भाई 2030। ध्यान में रखना प्री के नजरिए, सॉरी एग्जाम के नजरिए से। अब इस दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेफ्टी क्या लेकर ड्रॉप आउट रोकने के लिए पहला बड़ा बुनियादी कदम क्या किया जाएगा? ढांचे में सुधार किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तहत पहला काम क्या करने का? एडिक्वेट स्कूल्स होने चाहिए, कि प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 12वीं तक सुरक्षित और आकर्षक स्कूली शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय बनाए जाएंगे। अपग्रेडेशन ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स की मौजूदा स्कूलों का
विस्तार करना, जहाँ कोई स्कूल नहीं है वहाँ नए गुणवत्तापूर्ण स्कूल स्थापित करना। और कन्वीनियंस एंड हॉस्टल्स, कि भाई आने जाने की सुविधा प्रदान करेंगे, हॉस्टल स्थापित करेंगे, है ना। वो साइकिल नहीं बांटेंगे, साइकिल बांट दे रहे हैं, उससे थोड़ा ना होता बच्चे स्कूल आता है। तुम साइकिल देते हो, अगले दिन साइकिल में बोरी ढोई जाती है, गेहूं ढोया जाता है, बच्ची स्कूल थोड़ा ना आएगी उससे। माइग्रेंट सपोर्ट, कि प्रवासी मजदूरों के बच्चों और अन्य परिस्थितियों के कारण पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों के लिए नागरिक समाज के सहयोग से वैकल्पिक अभिनव केंद्र, शिक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कहाँ बने पता नहीं, बट किए जाएंगे। ठीक है। एक और काम क्या किया जाएगा, यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन एंड ट्रैकिंग, कि दूसरा प्रमुख कदम छात्रों की सावधानी पूर्वक ट्रैकिंग करना। छात्र नामांकन मॉनिटरिंग कैसे करें, छात्र नामांकन उपस्थिति उनके सीखने के स्तर को लगातार मॉनिटर करना। काउंसलर्स नियुक्त करना, परामर्शदाता, उनकी छोटी छोटी समस्याओं के समाधान के लिए। वो कौन होंगे, सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, प्रशिक्षित व्यक्ति होंगे, वो उनको परामर्श देंगे, कोलैबोरेट करेंगे, सहयोग देंगे, कि सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग तथा दिव्यांगजन अधिकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले सरकारी अधिकारियों को स्कूलों से जोड़ा जाएगा। और क्या किया जाएगा, क्वालिटी एंड इंसेंटिव्स, भाई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से यह सुनिश्चित करना कि छात्र स्कूल में रुचि न खोएं। भाई छात्र स्कूल आना क्यों बंद कर, बोरिंग लगता है उसको भाई, ना मास्टर को पढ़ाना आता है, मास्टर लाख रुपए की सैलरी लेके जा रहा है हर महीने, और पढ़ाना उसको आता नहीं है। सरकारी स्कूल के मास्टर की बात कर रहे हैं, वो खुद किताब बाँच नहीं पाता, क्लास के बीच में उसको बैल छूट जाता है, भैंस को पानी पिलाना होता है, खेत में पानी लगाना होता है, सिंचाई करनी होती है ना। तो विशेष रूप से लड़कियों और जो सोशली इकोनॉमिकली वो है डिसएडवांटेज ग्रुप है, एस डीजी का मतलब क्या है, सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, है ना, सामाजिक और आर्थिक रूप से जो वंचित वर्ग है, इनको हम विशेष ध्यान देंगे। लोकल लैंग्वेज में प्रमोट करेंगे। भाई ड्रॉप आउट दर क्यों वो है, ज्यादा है। भाई तुम आदिवासी क्षेत्र में जा रहे हो यार, उसको भीली भाषा आती है, बस भीली बोली बोलना आता है, तुम दिए प्रवचन अपना हिंदी अंग्रेजी में, अगले दिन वो दिखेगा नहीं। तो लोकल भाषा में प्रदान करो शिक्षा। समस्या क्या है अब, ना लोकल भाषा में शिक्षा प्रदान करने वाले लोग हैं, और लोग हो भी गए तो किताब नहीं है, प्रदान क्या करें शिक्षा। ठीक है। करिकुलम रिन्यूअल किया जाए, कि पाठ्यचर्या को अधिक आकर्षक और उपयोगी बनाया जाए, बोझिल ना बनाया जाए उसको, पाठ्यक्रम बोझिल है अभी, करिकुलम को आसान बनाया जाए। फिर मल्टीपल पाथवेज टू लर्निंग, सीखने के बहुत सारे रास्ते हैं, उनको खोले जाएं। भाई सामाजिक आर्थिक रूप से जो वंचित वर्ग है, उसके लिए शिक्षा के दायरे को व्यापक बनाया जाएगा। कैसे बनाएंगे, ओडीएल के माध्यम से, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा, आपको पता ही है ना, राज्य मुक्त विद्यालयों के माध्यम से। दूसरा, वैकल्पिक कार्यक्रम चलाएंगे एनआईओएस और एसआईओएस के माध्यम से, है ना। तो बोले एनआईओएस और एसआईओएस के माध्यम से वैकल्पिक कार्य, ये भी दरअसल क्या ओपन स्कूलिंग के तहत ही सब कुछ चल रहा है ना। तो स्तर ए बी सी बोले क्या है यहाँ पे, तो औपचारिक स्कूल की कक्षा 3, 5 और 8 के समकक्ष हम क्या चालू करेंगे, स्तर एबीसी चालू करेंगे एनआईओएस और एसआईओएस के माध्यम से। मतलब तुम्हारे पास स्तर ए का सर्टिफिकेट, दैट मीन्स तुम तो कक्षा 3 पास कर चुके हो औपचारिक स्कूल की। यदि बी है, इसका मतलब 5 पास कर चुके हो। सी है, इस तरीके से। कक्षा 10 और 12 के समकक्ष यहाँ पे एनआईओएस के माध्यम से प्रोग्राम चालू किया जाएगा। इसी व्यवसायिक शिक्षा के लिए एनआईओएस के माध्यम से प्रोग्राम चालू किया जाएगा। तो कुछ वैकल्पिक कार्यक्रम चालू करेंगे, यह अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से, या यूं कहें कि जो प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन हमारी व्यवस्था बनी हुई है स्कूल की, रेगुलर स्कूल की, उसके इतर एक व्यवस्था उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। और क्या होगा, रेगुलेटरी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। कैसे, रिडक्शन रिस्ट्रिक्शंस की, भाई स्कूल बनाने के नियमों को कम प्रतिबंधात्मक बनाया जाएगा, ताकि सरकारी और परोपकारी संगठन आसानी से स्कूल बना सकें, है ना। तो स्कूल के जो स्थापना के नियम है उनमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा। दूसरा, फोकस ऑन आउटपुट, कि मतलब आउटपुट पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, कि अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आ रहा है, बच्चे तैयार हो रहे हैं बेहतर कि नहीं हो रहे हैं। तो भौतिक संसाधनों के बजाय, इनपुट के बजाय सीखने के परिणामों पर अधिक जोर दिया जाएगा, क्या रिजल्ट निकल कर क्या आ रहा है। और ट्रिपल बी मॉडल पे काम किया जाएगा,
भाई बहुत सारे प्राइवेट पर्सन्स हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लीजिए पैसा उनसे। पब्लिक फिलेंथ्रोपिक पार्टनरशिप के माध्यम से ऐसे मॉडल स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। सीएसआर का फंड रहता है कंपनियों का ना, 2% का, है ना, अपने टर्नओवर का 2% हर साल कंपनियों को देना होता है सीएसआर में। तो वो जो 2% सीएसआर का आ रहा है वो लगाइए और बनाइए ट्रिपल पी। समुदाय और पूर्व छात्रों की भागीदारी के माध्यम से कैसे? जो वॉलेंटियर्स हैं, जो एलुमनाई हैं, उनका पार्टिसिपेशन लीजिए आप। साक्षर स्वयंसेवक, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, सरकारी कर्मचारी, पूर्व छात्रों का सहयोग, इनके माध्यम से वन ऑन वन ट्यूशन दिलवाओ, साक्षरता शिक्षण दिलवाओ, करियर मार्गदर्शन करवाओ, छात्रों की मेंटरिंग करवाओ। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इन सब लोगों का डेटाबेस तैयार करना पड़ेगा, तभी तो इनसे संपर्क कर पाओगे। हमारा स्कूल हमसे आज तक संपर्क ही नहीं किया, जी रहे हो मर रहे हो, है ना, ये चीज है। अब आता है कि स्कूलों में पाठचर्या और शिक्षण शास्त्र समग्र एकीकृत और आनंदमय अधिगम के रूप में यहाँ पे बात आती है कि करिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल्स कैसे देखना है इसको, इसको लेकर के सबसे पहले स्ट्रक्चर जो हमने पीछे बात कर ली। अब मैं इसको ज़्यादा जोर नहीं दूंगा, अभी पीछे हमने इसको समझाया, बात कर ली इस पे कि बुनियादी में 3 से 8, आंगनवाड़ी, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक, इसकी हमने ऊपर चर्चा की हुई, तो इसको अभी स्किप करेंगे। फिर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स कैसे काम किया कि ना केवल संज्ञानात्मक विकास पे बल्कि चरित्र निर्माण, हमने ऊपर भी देखा था, और 21वीं सदी के कौशल से लैस समग्र व्यक्तियों के निर्माण पे ध्यान दिया जाएगा। तो एक क्या किया जाएगा यहाँ पर भाई, पहला जो एक काम है वो क्या किया जाएगा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा। एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा, दूसरा कैरेक्टर बिल्डिंग पे ध्यान दिया जाएगा, है ना। और एनसीईआरटी उन बुनियादी और उच्च स्तरीय कौशलों की पहचान करेगा जिन्हें पाठ्यक्रम में एकीकृत किया जाना है अथवा किया जाएगा। इसके अलावा फिलॉसफी ऑफ नॉलेज की शिक्षा को व्यक्ति के भीतर पहले से मौजूद पूर्णता की व्यक्ति के रूप में देखा जाता। भाई आपको शिक्षा इसलिए नहीं चाहिए कि तुम गधे हो, तुम अपने आप में पूर्ण हो, हमको बस तुम्हारी उस पूर्णता को उजागर करना है, बाहर लेकर के आना है शिक्षा के माध्यम से, है ना। एक बहुत अच्छी वो है एक कोट है गांधी जी का है कि भाई दरअसल बुराई किसी के अंदर है ही नहीं, बुराई हम में से किसी के अंदर नहीं है, हैं हम बुरे लेकिन बुराई हम में नहीं है। बोले इसका मतलब, देखो है क्या कि भाई तुम्हारे अंदर बुराई भी और अच्छाई भी है। होता क्या है कि समय के साथ जब ईश्वर का अंश तुम्हारे अंदर कम होता है तो अच्छाई छुप जाती है और बुराई उभर करके सामने आती है। हमारा दायित्व तो क्या बनता है यहाँ पर कि हम कुछ ऐसा प्रयास करें, कुछ ऐसा ज्ञान दें, कुछ ऐसी शिक्षा दें, कुछ ऐसा तुमको अवेयर करें कि तुम अपने उस अपने ईश्वर के अंश को पहचान सको और तुम्हारी अच्छाई फिर से उभरे और बुराई दब जाए वापस से। तो अच्छाई और बुराई का सिद्धांत इतना सही है, अच्छाई और बुराई हर व्यक्ति में है, बुरे में भी अच्छाई, अच्छे में भी बुराई है। अच्छे की बुराई दबी हुई है क्योंकि उसको ईश्वर का अंश और अपनी अच्छाई ज्यादा प्रिय है। बुरे में बुराई उभर करके आ गई, क्यों? क्योंकि भाई ईश्वर का अंश कमजोर हुआ और उसने बुराई पे ज्यादा फोकस किया। हमारा काम क्या है? शिक्षा के माध्यम से उसको इस बात को समझाना। ठीक है, यही इस पूरी लाइन का मतलब था। रिड्यूसिंग करिकुलम कंटेंट कैसे? पाठ्यक्रम को बोझिल नहीं बनाना, पीछे बात करी थी ना, कम करो। द करिकुलम विल बी लिमिटेड टू कोर इसेंशियल, जितना मिनिमम बेयर मिनिमम आवश्यक है बस उतना पढ़ाओ, जितना बेयर मिनिमम आवश्यक है सिर्फ उतने बात करेंगे। दूसरा, आलोचनात्मक सोच, खोज आधारित, चर्चा आधारित, विश्लेषणात्मक आधारित अधिगम के लिए अतिरिक्त समय निकालना पड़ेगा। कार्विंग आउट एक्स्ट्रा टाइम फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, डिस्कवरी बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड एंड एनालिसिस बेस्ड लर्निंग, पीछे भी बात करी थी हमने इसकी आज ही क्लास में। इसके अलावा मेकिंग टीचिंग मोर फन, क्रिएटिव एंड एक्सप्लोरेटरी वेयर स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू आस्क क्वेश्चंस। अरे भाई पढ़ाई को क्या बनाओ, थोड़ा सा मजेदार बनाओ, रचनात्मक बनाओ। छोटे छोटे बच्चे हैं यार, छोटे छोटे बच्चों को तुम मजेदार तरीके से नहीं पढ़ाओगे, रचनात्मक तरीके से नहीं पढ़ाओगे, है ना, कुछ उनके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप नहीं करोगे, भाग जाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा इसीलिए कहा जाता है कि भाई बच्चों को पढ़ाना सबसे कठिन काम है, स्कूल के बच्चों को पढ़ाना, और खास करके जो प्राइमरी स्कूल के होते हैं।
सबसे कठिन काम है उनको पढ़ाना। क्योंकि भाई कई बार क्या होता है, टॉपिक बोरिंग होता है, तो जो बड़ा व्यक्ति है ना, आप ही हो जैसे, तो आपको समझ है कि भाई हाँ बोरिंग है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। बच्चा थोड़ा ना एडजस्ट करेगा, वो उसको थोड़ा फर्क पड़ता है इन सब चीज़ों से। आपका दायित्व बनता है इंटरेस्टिंग बनाओ उसको, इसीलिए तो बीएड का कोर्स करवाया जाता है कि पढ़ा। बीएड में थोड़ा ना बताते हैं पढ़ाना क्या है, बीएड में बताते हैं पढ़ाना कैसे है। पूरा का पूरा पेडागोजी जो है वो इसी पर आधारित है कि पढ़ाना कैसे है, इस पर आधारित नहीं है कि पढ़ाना क्या है। पढ़ाना क्या है वो तो तुमने बीएससी एमएससी में सीख लिया था, है ना। यहाँ पर पूरी कहानी किस बात पे है कि पढ़ाना कैसे है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अब आता है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, है ना, कि भाई अनुभव अनुभवात्मक अधिगम, कि इसे सभी चरणों में मानक शिक्षण शास्त्र के रूप में अपनाया जाएगा। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को कैसे, हैंड्स ऑन लर्निंग करके सिखाया जाएगा, खेल खेल में करके सिखा रहे हैं, कहानी सुना करके सिखाया जाएगा, सीखने के परिणामों को क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करवा करके सिखाया जाएगा। तो सिखाने के अलग अलग तरीके अपनाए जाएंगे। आर्ट एंड स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन किया जाएगा, कला और खेल का एकीकरण। एक क्रॉस करिकुलर दृष्टिकोण विकसित किया जाएगा जहां कला और संस्कृति को सीखने का आधार बनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य होगा भारतीय लोकाचार को आत्मसात करना। जो इंडियन इथोज है, इंडियन वैल्यूज है ना, उनको वो सीख सके, उनको अपना सके। इसके लिए आर्ट इंटीग्रेशन किया जाएगा। और जो खेल के इंटीग्रेशन की बात करें उसके तहत तो क्या किया जाएगा कि फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूडिंग इंडिजिनस स्पोर्ट्स, गिल्ली डंडा खिलाना सिखा रहे हैं, खो खो सिखा रहे हैं, जो भारतीय परंपरागत खेल हैं उनको सिखाया जाएगा। विल बी यूज टू डेवलप द स्किल्स लाइक कोऑपरेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, टीम वर्क। खेल से आप क्या सिखाएंगे, खेल से आप उसको क्या सिखाएंगे, दरअसल डिसिप्लिन कैसे रहते हैं, कोऑपरेशन कैसे होता है, टीम वर्क कैसे होता है। इस पूरी कहानी का उद्देश्य क्या है स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन का, फिट इंडिया मूवमेंट के अनुरूप छात्रों को आजीवन दृष्टिकोण के रूप में फिटनेस अपनाने में मदद करना। फिट इंडिया इनिशिएटिव चलाया गया था सरकार के द्वारा, एक लोगों को फिट रहने के लिए वो कर रहे थे, कह रहे थे करो हो जाओ। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी इन कोर्स चॉइसेस दिया जाएगा, कैसे देंगे कि माध्यमिक विद्यालय में छात्रों को शारीरिक शिक्षा, कला, शिल्प, व्यावसायिक कौशल सहित विषयों को चुनने के लिए व्यापक लचीलापन मिलेगा। उनकी जो इच्छा है विषय, जिस विषय को चुनने की उसको चुने, वो आर्ट, क्राफ्ट, वोकेशनल स्किल, फिजिकल एजुकेशन, वो जिसका चुनाव करना चाहते हैं कर सकते हैं। और क्या करेंगे, देयर विल बी अ नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन एकेडमिक वर्सेस वोकेशनल और करिकुलर वर्सेस एक्स्ट्रा करिकुलर। हर गतिविधि को हम अलग अलग नहीं देखेंगे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी एकेडमिक एक्टिविटी जितना ही महत्व की होती है। भाई पहले क्या होता है, पढ़ लो, खेल खेल रहा बोले पढ़ लो, खेल रहा पढ़ लो, पहले तो ही चल रहा था ना भाई। खेल मतलब क्या है, एक वो है जहर है खेल, बच्चा खेल रहा मतलब जहर खा रहा है वो, अभी वो हालत थे। लेकिन खेलों का भी उतना ही महत्व जीवन में जितना पढ़ाई का है। आज की तारीख में कितने सारे लोग खेल में बेहतर कर रहे हैं, अलग अलग खेलों में। तो अकादमिक बनाम व्यावसायिक या चर्या बनाम पाठ्येतर गतिविधियों के बीच कोई कठोर अलगाव नहीं रखा जाएगा, सब एक ही है, सब पढ़ाई ही है। भाई व्यावसायिक शिक्षा दे रहे हो आप उसको, तो वो भी पढ़ाई है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कहते हैं तो उसको कोई खेल सिखा रहे हो, पेंटिंग सिखा रहे हो, क्राफ्ट सिखा रहे हो, वो भी खेल पढ़ाई ही है ना। तो इस नजरिए से उसको देखना है। सेमेस्टर प्लानिंग, विषयों में अधिक एक्सपोजर और लचीलेपन के लिए छोटे मॉड्यूल या सेमेस्टर प्लान विचार किया जा सकता है। ऐसा कोई विचार किया नहीं गया है, किया जा सकता है, सकता। इससे फायदा क्या होता है, मूल्यांकन की प्रक्रिया और तेज होती है। ठीक है, अब आता है मल्टीलिंगुअलिज्म एंड पावर ऑफ लैंग्वेज। भाषा को लेकर के क्या बात की गई शिक्षा के तहत, कि जहां भी संभव कम से कम 5 ग्रेड तक शिक्षा का माध्यम घरेलू मातृभाषा स्थानीय होगी। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बोला गया है कि कक्षा 5 तक की शिक्षा मातृभाषा में प्रदान की जाएगी। अंग्रेजी मातृभाषा है तो अंग्रेजी में, भाई मिजोरम वगैरह में अंग्रेजी है, हिंदी है तो हिंदी में, तमिल है तमिल में, तो तेलुगु है तेलुगु में, उड़िया तो उड़िया में। दूसरा, बाइलिंगुअल अप्रोच अपनाई जाएगी। विज्ञान और गणित के लिए उच्च गुणवत्ता वाली द्विभाषी पाठ्य पुस्तकें और सामग्री तैयार की जाएंगी ताकि छात्र दोनों भाषाओं में सोच और बोल सकें।
बाइलिंगुअल अप्रोच भी अपनाई जाएगी कुछ कुछ विषयों में, और अर्ली लैंग्वेज एक्सपोजर दिया जाएगा। शोध बता दें कि बच्चे कक्षा 2 से कक्षा 8 वर्ष की आयु के में बीच भाषाएं जल्दी सीखते हैं, इसलिए विभिन्न भाषाओं का प्रदर्शन बुनियादी चरण के से शुरू हो जाएगा। कि यदि उसको नई भाषा भी सिखानी है तो कक्षा 2 से 8 के दौरान सिखा दो, उस समय लर्निंग अधिगम आसान होता है, और यदि वो नई भाषा सीख गया तो फिर कोई समस्या ही नहीं, बात ही खत्म। टू लैंग्वेज के बाद थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला भी अपनाया गया है कि भाई त्रिभाषा फॉर्मूला जारी रहेगा लेकिन अधिक लचीलेपन के साथ। ये अधिक लचीलापन शब्द क्यों जोड़ा गया? दक्षिणी राज्यों के विरोध के कारण। क्या है अधिक लचीलापन? किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी, वो उनकी इच्छा पर आधारित होगा, वह उनकी इच्छा पर आधारित होगा कि वो ऐसा चाहते हैं अथवा नहीं चाहते हैं। सुझाव क्या दिया गया कि थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला अपनाओ, लेकिन ये थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला सेंटर की तरफ से फोर्स नहीं किया जाएगा, उनकी इच्छा पर है राज्यों की। नियम क्या है कि सीखी गई 3 भाषाओं में से कम 2 भाषा भारत की मूल की भाषाएं होनी चाहिए। मतलब दरअसल क्या कहा जा रहा है कि शेड्यूल 8 की 22 भाषाओं में से कोई भाषा होनी चाहिए, ये कहा जा रहा है आपसे। समानता उन्हीं में से निकल के आती है। और क्या कहा गया है कि छात्र ग्रेड 6 या 7 में अपनी भाषा के चुनाव को बदल सकते हैं। भाई प्राइमरी तक क्या कहा गया, कक्षा 5 तक क्या कहा गया, मातृभाषा में सिखाओ। और कक्षा 5 के बाद आपकी भाषा क्या होगी, बच्चे की भाषा क्या होगी, बच्चा स्वयं तय कर ले। कक्षा 5 तक सरकार तय करेगी, और क्या भाषा होगी, मातृभाषा होगी। तमिल तो तमिल, तेलुगु तो तेलुगु। लेकिन कक्षा 5 के बाद भाषा क्या होगी, ये बच्चा स्वयं तय करेगा। लेकिन आप खुद सोचो ना कि जब कक्षा 5 तक मैं पूरी पढ़ाई मेरी मातृभाषा तमिल में करूंगा, तो मैं कक्षा 6 में अचानक से कोई नई भाषा चूज क्यों करूंगा, जब मेरी आदत लग चुकी 5 तक में तमिल की। बात समझ रहे हो? यदि मैंने हिंदी में पढ़ाई करी कक्षा 5 तक की, तो मैं कक्षा 6 में हिंदी में ही क्यों नहीं आगे बढ़ूंगा, है ना? अचानक से मुझे नई भाषा में शिफ्ट होने में क्या दिक्कत नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। फिर इंट्रोडक्शन टू इंडियन लैंग्वेजेस, एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में क्या है ये? तो कक्षा 6 से 8 के दौरान छात्र भारत की भाषाएं नामक एक मजेदार गतिविधि परियोजना में भाग लेंगे। स्कूल के स्तर पे एक प्रोजेक्ट होगा। इसमें लर्निंग पॉइंट्स क्या निकल कर आएंगे? छात्र भारतीय भाषाओं की एकता, उनकी वर्णमाला, है ना, व्याकरणीय संरचना, संस्कृत से उनका जुड़ाव, उन भाषाओं का, उनकी लिपियां, इन सब के बारे में सीखेंगे। किसके तहत? इस प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला, क्लासिकल फॉरेन लैंग्वेज के लेकर क्या बात कही गई कि उच्च स्कूल और उच्च शिक्षा के सभी स्तरों पर एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में संस्कृत को रखा जाएगा, है ना? कि जो बच्चा संस्कृत ऑप्ट करना चाहता है वो ले सकता है, और उसे सरल मानक संस्कृत, है ना, उसको क्या है, सरल मानक संस्कृत के माध्यम से दिलचस्प तरीके से संस्कृत को पढ़ाया जाएगा। और संस्कृत के अलावा यदि अन्य शास्त्रीय भाषाओं की बात करें तो उसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, फारसी, पाली, प्राकृत, ये सब शास्त्रीय भाषाएं हैं आजकल, है ना? ये सब शास्त्रीय भाषाएं हैं, ऑनलाइन मॉड्यूल में क्या है, उपलब्ध करवाई जाएंगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। क्लासिकल लैंग्वेज क्या क्या है वो जरूर ध्यान में रखिएगा। जैसे अभी हमने बात करी ना, लिस्ट, अपडेटेड लिस्ट जो यहाँ पे लिखी हुई थी हमारी नोट्स में, वही है ना? ये क्लासिकल लैंग्वेज की लिस्ट है। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, मराठी, है ना? उड़िया तक आप 14 तक का ध्यान रखिए। उसके बाद 24 में सरकार ने क्या किया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली को जोड़ा। ये 5 भाषाएं 2024 में एक साथ जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली। उसके पहले तक 6 भाषाएं थी। कौन कौन सी? है ना? उड़िया, मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु, संस्कृत, तमिल। मतलब पांचों दक्षिण भारत की भाषाएं, जिसमें उड़ीसा भी जोड़ लीजिए, और संस्कृत। इसके अलावा ये 4 और आ गई, यहाँ पे 5 और आ गई, है ना? तो इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक। अगला, विदेशी भाषाएं भी कुछ सिखाई जा सकती हैं। जैसे पहली बात, विदेशी भाषा सिखानी क्यों है? वैश्विक ज्ञान और गतिशीलता के लिए, दुनिया से जुड़ाव के लिए। उसमें क्या सीख सकते हैं आप? कोरियाई है, थाई है, फ्रेंच है, जर्मन,
स्पेनिश, पोर्चुगीज, रसियन, ऐसी और भी भाषाएं सिखाई जा सकती हैं। इन सब के लिए क्या किया जाएगा, और एक वर्ग और आता है, उसके लिए क्या किया जाएगा, वो वर्ग क्या है, इंडियन साइन लैंग्वेज का वर्ग। तो भारतीय सांकेतिक भाषा को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा। इंडियन साइन लैंग्वेज किन के लिए होती है, श्रवण बाधित छात्रों के लिए। तो इन्हीं छात्रों के लिए, श्रवण बाधित छात्रों के लिए जो भारतीय साइन लैंग्वेज का स्टैंडर्डाइजेशन किया जा रहा है, उन्हीं के लिए क्या किया जाएगा, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री भी विकसित की जाएगी। सेपरेट करिकुलम बनाया जाएगा उनका। ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना है आपको। और क्या होगा इसके अलावा, आप इसेंशियल स्किल्स कुछ डेवलप की जाएंगी। क्या है इसेंशियल स्किल्स, सभी छात्रों में सफल और उत्पादक बनाने के लिए, है ना, सक्सेसफुल हो सके छात्र, प्रोडक्टिव हो सके छात्र, उनके अंदर कुछ कौशल विकसित किए जाएंगे। क्या कौशल, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट विकसित किया जाएगा, साक्ष्य आधारित सोच हो, तार्किक सोच हो, डिजिटल लिटरेसी, कोडिंग आनी चाहिए उनको। कब से शुरू होगा, मध्य चरण से शुरू होगा। मध्य चरण कहाँ शुरू होता है, कक्षा 6 से शुरू होता है, याद है ना, मध्य चरण ऊपर पढ़ के आए थे। बुनियादी चरण कहाँ तक था, है ना, यहाँ पे भाई बुनियादी चरण आपने जो देखा वो क्या था, 5 साल का था, है ना, बुनियादी चरण कहाँ का था, 5 साल का था। उसके बाद से क्या आ गया आपका, प्रारंभिक चरण आ गया। कक्षा 6 से क्या शुरू होता है, मध्य चरण शुरू होता है। तो इसी मध्य चरण की तो बात कर रहे हैं। कोडिंग कब से सिखाई जाएगी, कक्षा 6 से सिखाई जाएगी, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक, तो ये हो गया। इसके अलावा संचार और सहयोग विकसित किया जाएगा, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति और टीम वर्क के माध्यम से। इसके अलावा हेल्थ एंड वेलनेस की बात की गई, शारीरिक शिक्षा, फिटनेस, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, प्राथमिक चिकित्सा, इन सब की बात की गई है। और क्या किया जाएगा, है ना, जेंडर सेंसिटिविटी, फंडामेंटल ड्यूटी, सिटीजनशिप स्किल्स, इन सब के बारे में सेंसिटाइज किया जाएगा उनको। भाई आज की तारीख में लोग अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्य भूल जाते हैं। यदि इन्हीं बच्चों को शुरुआती चरण में सिखाया जाए कि कर्तव्य क्या होते हैं, तो क्या वो आगे चल करके अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, और यदि करेंगे तो क्या देश में बहुत सारी समस्याओं का समाधान अपने आप नहीं हो जाएगा, खास करके सफाई वगैरह की हम जो देखते हैं, है ना। हम हर चीज की उम्मीद किससे करते हैं, सरकार से करते हैं, और समाज जा रहा गटर में। यही तो समाज, यही बच्चे तो समाज बनेंगे ना, यही बच्चे समाज बनने वाले हैं। यदि आज हम उनको सिखा देंगे कि बेहतर नागरिक कैसे बनते, तो समाज सुधरेगा। वही बात यहाँ पे की जा रही है। और इन्वायरमेंटल अवेयरनेस की, जल संरक्षण, संसाधन संरक्षण और स्वच्छता पर भी क्या है, बात की जाएगी। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट्स, कि प्रारंभिक चरण में कुछ आधुनिक विषयों को भी शामिल किया जाएगा। सॉरी, कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स है ना, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, कंटेम्प्रेरी। आधुनिक विषय कौन कौन से, एआई और डेटा साइंस कक्षा 6 से, डिजाइन थिंकिंग, समग्र स्वास्थ्य और जैविक जीवन, इसके अलावा वैश्विक नागरिकता शिक्षा, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, ये भी सिखाई जाएगी। फिर क्या है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशन थिंकिंग, कि एआई मशीन लर्निंग में भारत की भविष्य की नेतृत्व भूमिका के लिए गणित को अनिवार्य माना जाता है ना। तो भाई एआई और मशीन लर्निंग में यदि भारत को आगे बढ़ना है, तो बिना मैथमेटिक्स के तो आगे बढ़ ही नहीं सकते हो ना इस क्षेत्र में। तो इसको सिखाने का मेथोडोलॉजी क्या होगा, पहेली और खेल। बच्चों को तो ऐसे ही सिखाओगे ना, बच्चों को तो ऐसे ही सिखाओगे गणित और गणित वगैरह, पहेली और खेल के माध्यम से। फिर कोडिंग कक्षा 6 से 8 के बीच में कोडिंग गतिविधियों की शुरुआत हो जाएगी मध्य चरण में। साथ ही क्या किया जाएगा, वोकेशनल एजुकेशन बैकलेस डेज को प्रारंभ किया जाएगा, कि भाई स्किल सर्वे होगा बच्चों को मध्य कक्षा के दौरान, मध्य चरण के दौरान, कक्षा 6 से 8 के दौरान स्थानीय व्यवसाय उस क्षेत्र के जो भी होंगे, बढ़ईगिरी, बिजली का काम, बागवानी, मिट्टी के बर्तन बनाना, ये सब व्यवहारिक ज्ञान दिए जाएंगे, व्यावसायिक ज्ञान दिए जाएंगे। और 10 दिवसीय एक बैगलेस पीरियड भी चलाया जाएगा। 6 से 8 के दौरान छात्र स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों के साथ जब मिलकर के इंटर्नशिप करेंगे, तो नो बैग डे रहेगा। बैग लेकर के नहीं जाना है, सिर्फ सीखने जा रहे हैं। हाथ बांध के चले जाओ बढ़ई के पास, वो सिखाएगा लकड़ी काटना। ठीक, इसके अलावा कि छुट्टियों के दौरान इंटर्नशिप उपलब्ध होगी और ऑनलाइन व्यावसायिक पाठ्यक्रम पेश किए जाएंगे, एक्सपोजर मिलेगा अलग अलग क्षेत्रों का। और क्या करेंगे, नॉलेज ऑफ इंडिया, इसके लिए भारतीय ज्ञान प्रणाली है, भारत के बारे में ज्ञान देंगे। कैसे, भारतीय ज्ञान प्रणाली के माध्यम से। क्या देंगे, गणित, खगोल विज्ञान, योग, चिकित्सा, वास्तुकला, ये सब वैज्ञानिक रूप से हमारे पाठ्यक्रम से जोड़े जाएंगे।
और सिखाया जाएगा। दूसरा कि पारंपरिक खेती, प्राकृतिक खेती, औषधि प्रथाओं पर भी विचार किया जाएगा, सिखाया जाएगा। इसके अलावा माध्यमिक विद्यालय में विकल्प के रूप में भारतीय ज्ञान प्रणाली पर एक आकर्षक पाठ्यक्रम भी उपलब्ध करवाया जाएगा बच्चों को। और क्या कर सकते हैं इसमें, इसके अलावा तो स्टूडेंट्स विल बी इनकरेज टू विजिट अदर स्टेट्स थ्रू कल्चरल एक्सचेंज प्रो, सांस्कृतिक जो वो है आदान प्रदान कार्यक्रम है, उसके तहत मणिपुर के बच्चे एमपी आएंगे, एमपी के बच्चे मणिपुर जाएंगे। तो एमपी के बच्चे मणिपुर में मणिपुर यहाँ का कल्चर सीखेंगे, और वहां के बच्चे यहाँ का कल्चर सीखेंगे, एक दूसरे कल्चर सीखेंगे। और क्या करेंगे, इथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यू सिखाई जाएंगी। कैसे, तो चिल्ड्रन विल बी टॉट द लॉजिकल बेसिस ऑफ डूइंग व्हाट इज राइट एंड एथिकल डिसीजन मेकिंग फ्रॉम यंग एज। सही और सही के बीच में निर्णय करना, सही और सही के बीच में निर्णय करना कि दो बातें यदि सही हैं तो मैं किसके साथ जाऊं। सही और गलत के बीच में निर्णय करना कि मुझे गलत के साथ कभी भी नहीं जाना है। ये लॉजिकल फ्रेमवर्क से उनको सिखाया जाएगा, कैसे निर्णय लें, निर्णय लेने की कला। इंडियन वैल्यूज सिखाई जाएंगी, वो क्या है भाई, सेवा, अहिंसा, स्वच्छता, सत्य, निष्काम कर्म, शांति, सहिष्णुता, जेंडर सेंसिटिविटी। लिटरेरी इंस्पिरेशन कहां से मिलेगा उनको, पंचतंत्र, जातक, हितोपदेश, इन सब की कहानियां पढ़ाई जाएंगी। संवैधानिक जागरूकता बोले छात्रों को भारतीय संविधान के अंश पठन सामग्री में शामिल किए जाएंगे, ये सब किया जाएगा। अब आता है एनसीएफएससी है ना, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, और इसी के लिए, इस करिकुलम के लिए किताबें, टेक्स्ट बुक्स सबसे पहले ये बनाएगा कौन, तो एनईपी 2020 के सिद्धांतों पर है ना सभी हितधारक, मतलब राज्य सरकार यहाँ पे क्या है, हितधारक है, और मंत्रालय है। तो इन सभी हितधारकों के साथ चर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम किसने विकसित किया, एनसीईआरटी ने। किन भाषाओं में, सभी क्षेत्रीय भाषाओं में। और उसको क्या किया गया, आधुनिक ज्ञान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसको 5 से 10 वर्षों में एक बार संशोधित और अपडेट किया जाएगा, ताकि वर्तमान जो मार्केट है उसकी डिमांड पूरी होती रहे। ठीक है। न्यू डिजाइन टेक्स्ट बुक्स की बात की गई है कि भाई पाठ्य पुस्तकों में राष्ट्रीय स्तर की अनिवार्य मुख्य सामग्री होगी, जिसमें चर्चा, विश्लेषण, उदाहरण आदि शामिल किए जाएंगे। लोकल फ्रेमवर्क सप्लीमेंट्री मटेरियल विल बी एडेड अकॉर्डिंग टू द लोकल कॉन्टेक्स्ट एंड नीड्स अलोंग विद द नेशनल कंटेंट, कि भाई एक पर्टिकुलर राज्य की ज्ञान को भी उसमें किताब में शामिल किया जाएगा, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के ज्ञान को भी उस किताब में शामिल किया जाएगा, ताकि बच्चे अपने क्षेत्र की बातें भी सीखें। डाइवर्सिटी, कि भाई टीचर्स एंड स्कूल्स विल हैव द ऑप्शन टू चूज फ्रॉम सेट ऑफ द टेक्स्ट बुक्स अकॉर्डिंग टू देयर टीचिंग स्टाइल स्टूडेंट्स नीड, कि सेट ऑफ द टेक्स्ट बुक होगा, 4 किताबें रखी, उनमें से आपको कौन सी चाहिए, कौन सी पढ़ाना है, कौन सी पढ़ना है, डाइवर्सिटी कंटेंट में होगी। फिर आता है कॉस्ट एंड एक्सेसिबिलिटी, कि कम लागत पे किताबें छापी जाएंगी, पाठ्य पुस्तकें न्यूनतम संभव लागत पे छाप करके एनसीईआरटी प्रोवाइड करेगा। ऐसा कुछ नहीं होता मार्केट में, सब प्राइवेट पब्लिशर छाप रहे हैं। दूसरा, कोलैबोरेशन की एनसीईआरटी एससीईआरटी मिलकर सामग्री तैयार करेंगे, और विशेषज्ञ लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए पब्लिक फिलैंथ्रोपी पार्टनरशिप का उपयोग किया जाएगा। किताबों, विशेषज्ञों को कैसे जोड़ेंगे आप अपने कंटेंट से, इसके माध्यम से। फिर डिजिटल पहुंच, की भाई किताबें छाप तो दी लेकिन सबको नहीं मिल पा रही हैं, तो ई पाठशाला नामक एक वेब पोर्टल बना हुआ है, ऐप बना हुआ है, ई पाठशाला में डिजिटली उपलब्ध करवा दो। ठीक है। तो ये सभी पाठ्य पुस्तकों के डाउनलोड करने योग्य और प्रिंट करने योग्य संस्करण उपलब्ध होंगे। बट है ना, आप जैसे यहाँ पे ई पाठशाला में जाएंगे, आप अभी भी ये आप ई पाठशाला मेरे ख्याल से कभी यूज किए होंगे आप, है ना। यहाँ पे जाएंगे, पूरी एनसीईआरटी मिल जाएगी आपको। क्लास 12th की चाहिए, क्या चाहिए, पॉलिटिकल साइंस, कहाँ है पॉलिटिकल साइंस भाई, देखो यहीं तो कहीं होगा, ये रहा पॉलिटिकल साइंस। हिंदी में चाहिए कि इंग्लिश में, स्वतंत्र भारत में राजनीति हिंदी में आ गई है, लो डाउनलोड कर लो, डाउनलोड कंप्लीट बुक एचपीडीएफ ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आ गई। तो ये इस तरीके से उपलब्ध करवाएंगे। और रीजनल लैंग्वेज की सभी क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकों की समय पर उपलब्धता सर्वोच्च प्राथमिकता, मतलब ऐसा ना जुलाई में है ना, जुलाई में सेशन चालू हो रहा है, नवंबर में किताब आ रही है, क्या मतलब पढ़ने का, फिर टाइम से होना चाहिए। रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ द स्कूल्स,
स्कूल बैग्स कि efforts will be made to significantly reduce the weight of the school bags and textbooks through changes in curriculum pedagogy। पढ़ाने के तरीके में और पाठ्यक्रम में परिवर्तन के माध्यम से स्कूल के बस्ते का वजन कम किया जाएगा। एनसीईआरटी, एससीईआरटी और संयुक्त स्कूल संयुक्त रूप से छात्रों पर शारीरिक बोझ को कम करने के अन्य तरीके भी अपनाएं। क्या होता है अन्य तरीका? अरे भाई लॉकर सुविधा दे दो ना स्कूल में। स्कूल में बच्चों को लॉकर सुविधा मिल जाएगी तो क्या समस्या है? अपनी किताबों ऐसी वाली जिनकी घर में आवश्यकता नहीं है वहीं रख कर क्या करेगा, अपने आप वजन कम हो जाएगा। पर ऐसा हो नहीं रहा ना भाई, कर नहीं रहे ना। फिर है ट्रांसफॉर्मिंग असेसमेंट फॉर स्टूडेंट डेवलपमेंट। कैसे? तो बोले मूल्यांकन प्रक्रिया में बदलाव करेंगे। कैसे करेंगे? समेटिव टू फॉर्मेटिव कि रटने की क्षमता की जांच करने वाली वार्षिक परीक्षाओं के बजाय नियमित और क्षमता आधारित मूल्यांकन पर जोर दिया जाएगा। ये मेथड्स क्या होते हैं डिटेल में यूनिट 7 में आपने पढ़ा होगा। दूसरा, हाई लेवल स्किल्स। क्या? तो टेस्टिंग विल नाउ फोकस ऑन हाई लेवल कॉग्निटिव स्किल्स। संज्ञानात्मक कौशल पे केंद्रित होगा, सच एज एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। आलोचनात्मक सोच, विश्लेषण, वैचारिक स्पष्टता, इन पर आधारित उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कौशल पर केंद्रित मूल्यांकन प्रक्रिया को अपनाया जाएगा, परीक्षण की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। इसके अलावा 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड भी शामिल किया जाएगा उसमें, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड 360 डिग्री, है ना। ये मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट होगा। इसमें सिर्फ एकेडमिक नहीं, इसमें एकेडमिक के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में क्या परफॉर्मेंस दे रहा है बच्चा उसको भी शामिल किया जाएगा। तो प्रगति कार्ड केवल अंकों का विवरण नहीं होगा बल्कि छात्र के संज्ञानात्मक, भावनात्मक, साइकोमीटर डोमेन में प्रगति को प्रतिबिंबित करेगा। तो हर सेक्टर से उसका मूल्यांकन किया जाएगा, हर डायमेंशन से उसका मूल्यांकन किया जाएगा, है ना। और सेल्फ एंड पीर असेसमेंट की रिपोर्ट कार्ड में छात्र का अपना मूल्यांकन और अपने सहपाठियों द्वारा किया गया मूल्यांकन भी शामिल होगा। उसका दोस्त उसके बारे में क्या सोचता है वह भी उसमें रिपोर्ट कार्ड में शामिल होगा 360 डिग्री में। इसमें प्रोजेक्ट आधारित लर्निंग, क्विज, रोल प्ले, ग्रुप वर्क, पोर्टफोलियो में प्रदर्शन आदि आदि भी शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा और क्या होगा? एआई का उपयोग किया जाएगा मूल्यांकन के लिए, तो वह भी इसमें शामिल है। फिर रिफॉर्म्स इन बोर्ड एग्जाम्स। कैसे? इसके लिए कोचिंग कल्चर को एंड किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। मतलब आप जिन मास्टर के यहाँ कोचिंग जाएंगे वही आपको प्रैक्टिकल में नंबर देगा वरना नहीं देगा, ये सबको खत्म किया जाएगा। कोचिंग की कक्षाओं की आवश्यकता ही न पड़े, ये प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा टीचिंग टेस्टिंग कोर कैपेबिलिटीज की परीक्षा महीनों की रटंत पढ़ाई के बजाय मुख्य क्षमताओं का परीक्षण होगी। ऊपर हमने देखा कि भाई ये रटने की क्षमताओं का मूल्यांकन के बजाय क्षमता निर्माण का मूल्यांकन किया जाएगा, कैपेबिलिटीज का मूल्यांकन किया जाएगा। स्कूल में बुनियादी प्रयास करने वाला कोई भी छात्र आसानी से सफल हो सकेगा। लो स्टेक्स, तनाव नहीं दिया जाएगा बच्चे को। मतलब परीक्षा पे चर्चा करते हैं मोदी, काहे के लिए? बच्चे को परीक्षा का डर खत्म हो जाए, इसके लिए छात्रों को एक स्कूल वर्ष के दौरान 2 बार बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी, एक मुख्य परीक्षा और एक सुधार परीक्षा, इम्प्रूवमेंट। कम नंबर आए थे सुधार कर लो पढ़ करके, जैसे नीट में होता है ना, 2 बार एग्जाम होता साल में। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी इन चॉइसेस कि छात्र उन विषयों को चुनने में सक्षम होंगे जिनमें बोर्ड परीक्षा देना चाहते हैं। देयर चॉइस देयर विल, उनकी इच्छा पर आधारित होगा सब कुछ। इसके अलावा पोटेंशियल मॉडल्स फॉर बोर्ड एग्जाम्स, 2 स्तर होंगे कि गणित जैसे कठिन विषयों से शुरू करके सभी विषयों को 2 स्तरों, मानकों और उच्च 2 स्तरों मतलब मानक स्तर और उच्च स्तर पर पेश किया जाएगा। ठीक है कि भाई जो वो हैं सब्जेक्ट्स हैं आपके वो 2 स्तरों पर आधारित होंगे, कठिन विषय खास करके जैसे गणित है। एक मानक स्तर होगा, थोड़ा टफनेस कम रहेगा, एक उच्च स्तर होगा, टफनेस ज़्यादा रहेगा। दूसरा, सेमेस्टर मॉड्यूल सिस्टम भी लॉन्च किया जा सकता है वार्षिक परीक्षा के बोझ को कम करने के लिए। सेमेस्टर आधारित परीक्षाएं ले लो 6 महीने में, क्यों साल भर में लेना है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हो सकता है कि परीक्षाओं को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक एमसीक्यू में, दूसरा डिस्क्रिप्टिव में लिखना है आंसर, यहाँ पे टिक्की मारनी है आंसर की। फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ असेसमेंट की एनसीईआरटी एससीईआरटी और प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रणाली को एनसीएफएससी 2020-21 के साथ संरेखित करने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने हेतु मिलकर के काम करेंगे। भाई असेसमेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द असेसमेंट, मूल्यांकन का जो कार्यान्वयन होगा वो सभी संस्थाएं मिलकर के एक साथ करेंगी। एनसीईआरटी एससीईआरटी है, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बना हुआ है,
ये सब मिलकर के इस पूरी प्रोग्राम को लागू करेंगे। फिर आता है प्रोग्रेस ट्रैकिंग एंड इंस्टीट्यूशनल असेसमेंट। प्रमुख चरण जैसे 3, 5, 8 में परीक्षा करवाई जाएगी, उसके लिए क्या करेंगे, केवल कक्षा 10 और 12 के अंत में नहीं बल्कि पूरी स्कूल यात्रा के दौरान प्रगति को ट्रैक किया जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, उसका झुकाव किस तरफ है, उसमें किस प्रकार की स्किल है, उसमें किस प्रकार के एप्टीट्यूड विकसित हो रहा है, उसका मूल्यांकन हो जाएगा और उसको हम ट्रैक कर पाएंगे, टैप कर पाएंगे। फिर रटने के बजाय बुनियादी सीखने के परिणामों, मुख्य अवधारणाओं, उच्च स्तरीय कौशल और वास्तविक जीवन में ज्ञान के अनुप्रयोग को परीक्षण किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या करेंगे भाई, कक्षा 3 की परीक्षा होगी जिसमें विल स्पेसिफिकली टेस्ट फाउंडेशनल लिटरेसी, कि भाई बाँचना आता है उसको कि नहीं आता है, नंबर ज्ञान आता है, वो 1 से 100 की गिनती बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा, कुछ अदर बेसिक स्किल्स उसको आती हैं कि नहीं आती हैं, और जो रिजल्ट बनेगा उसको कहाँ उपयोग करेंगे, तो इनका उपयोग छात्रों को दंडित करने के लिए नहीं बल्कि स्कूली शिक्षा प्रणाली के निरंतर सुधार के लिए, निरंतर निगरानी के लिए, सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए, इन सब चीजों हेतु उसका उपयोग किया जाएगा। इसी के लिए 360 इस मूल्यांकन प्रणाली के तहत एक और व्यवस्था बनाएगी, परख। एक नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख विकसित किया गया। परख के बारे में यूनिट 7 में आपने पढ़ा होगा, मूल्यांकन प्रणाली है तो हमने कंटेंट में इसको शामिल किया यूनिट 7 में। परख पूरा नाम क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। क्या कार्य है परख का, भारत ये संस्था है, कार्य क्या है इसका कि भारत में सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों बोर्डों के मूल्यांकन और मूल्यांकन के लिए मानदंड, मानक और दिशा निर्देश विकसित करना। इसके अलावा नेशनल अचीवमेंट सर्वे, स्टेट अचीवमेंट सर्वे का मार्गदर्शन करना, और हेल्पिंग बोर्ड चेंज देयर असेसमेंट पैटर्न। भाई जो स्टेट बोर्ड्स हैं वो अपना पैटर्न बदल सकें, इसको लेकर के उनकी मदद करना, और इंश्योरिंग इक्विवेलेंस ऑफ द एकेडमिक स्टैंडर्ड्स अमंग डिफरेंट स्कूल बोर्ड्स एंड शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, कि अलग अलग राज्यों के बोर्ड्स अथवा जो डिफरेंट नेशनल बोर्ड्स हैं जैसे सीबीएसई, आईसीएसई है, इन सब में से जो बेहतर है उससे एक दूसरे सीखने की आवश्यकता है, वो काम भी परख के माध्यम से होगा। और क्या होगा, एनटी और विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। सीयूईटी हो रहा है आजकल ना, विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा हो, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, सीयूईटी। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विज्ञान, मानविकी विषयों, भाषाओं, कला विषय, व्यावसायिक विषयों में वर्ष में कम से कम 2 बार उच्च गुणवत्ता वाली सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा। एक ही बार होती है, सीयूईटी हो रही हो। वैचारिक समझ का परीक्षण करना, कोचिंग की आवश्यकता को समाप्त करने का उद्देश्य है ये। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या रहेगी भाई, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू चूज सब्जेक्ट्स ऑफ देयर चॉइसेस, है ना, वो अपनी चॉइस के सब्जेक्ट का चयन कर सकेंगे। है ना, और विश्वविद्यालय छात्र के व्यक्तिगत विषय पोर्टफोलियो को देख सकेंगे और उनकी रुचि प्रतिभा के आधार पे प्रवेश भी दे सकेंगे, तो यह भी उसमें शामिल है। और बोझ में कमी की जाएगी, अलग अलग विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित सैकड़ों प्रवेश परीक्षाओं के बजाय एक सामान्य परीक्षा आयोजित की जाएगी एनटीए के तत्वाधान में, हाँ, तो ये भी किया जाएगा वहां पे प्रवेश परीक्षा को लेकर के। फिर सपोर्ट फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स, कि भाई जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं उनके लिए कुछ सहायता रहेगी। क्या सहायता है, एक आइडेंटिफिकेशन, शिक्षकों को छात्रों के अद्वितीय हितों और क्षमताओं की पहचान करने, उन्हें बढ़ावा देने के तरीकों में प्रसिद्ध। भाई कौन सा छात्र प्रतिभाशाली है, शिक्षक भी तो पहचान पाए ना, ताकि उस पर काम कर पाएंगे। जब आइडेंटिफिकेशन ही नहीं होगा तो फिर सहयोग कैसे करोगे। आइडेंटिफिकेशन की कला टीचर में होनी चाहिए, वो सिखाया जाएगा टीचर को। दूसरा, बीएड कार्यक्रम प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा में विशेषज्ञता की अनुमति दे सकते हैं, ये भी किया जाएगा। और शिक्षकों का लक्ष्य मेधावी छात्रों को पूरक संवर्धन सामग्री और विशेष मार्गदर्शन प्रदान करना होगा ताकि वो और बेहतर हो सके अपने क्षेत्र में, अपने विषय में। इसके अलावा क्लब एंड सर्कल्स के स्कूली दायरे से परे छात्रों की रुचियों में विकसित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर विषय केंद्रित और प्रोजेक्ट आधारित क्लबों को बढ़ावा दिया जाएगा, है ना। सब्जेक्ट सेंटर्ड और प्रोजेक्ट बेस्ड क्लब स्थापित किए जाएंगे। कैसे, जैसे विज्ञान मंडल, गणित मंडल, संगीत और नृत्य प्रदर्शन मंडल, इस प्रकार के क्या किए जाएंगे, विभिन्न प्रकार के सर्कल्स स्थापित किए जाएंगे, और इसमें सेम विचार, सेम विषय, सेम इंटरेस्ट वाले लोग जुड़ेंगे। इन क्लबों को स्कूल परिसर, जिला, उसके आगे के स्तरों पर स्थापित किया जाएगा। फिर नेशनल समर प्रोग्राम भी चलाया जाएगा, अभी समर आ रहे हैं, सेकेंडरी लेवल पे चलेगा, एडमिशन प्रोसेस भी उस दौरान चल रही होगी। सेकेंडरी लेवल क्या चलेगा भाई, माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के लिए विभिन्न विषयों में उच्च गुणवत्ता वाले राष्ट्रीय आवासीय ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
समर वेकेशन के दौरान। इन कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए कठोर योग्यता आधारित लेकिन न्याय संगत प्रक्रिया अपनाई जाएगी। भाई कौन इसमें एडमिशन लेगा, आवासीय है, रह करके आके सिखाया जाएगा, सब तो आ नहीं जाएंगे। तो उसके लिए भी क्या होगा कि एडमिशन प्रोसेस अपनाई जाएगी। इसके अलावा ओलंपियाड और कॉम्पिटिशन तो ऑलरेडी चल ही रहे हैं कि स्कूलों में स्थानीय और राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक स्पष्ट समन्वय के साथ साथ विभिन्न विषयों में ओलंपियाड आयोजित किए जाएंगे। आज भी होते हैं, वो तो पहले से चले आ रहे हैं, एनईपी के पहले से चल रहे हैं वो तो। रूरल रीच की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये सभी प्रतियोगिताएं ग्रामीण और क्षेत्रीय भाषाओं में ग्रामीण और क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी और विशेष आईआईटी और एनआईटी जैसे संस्थानों को स्नातक कार्यक्रम प्रवेश के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड के परिणामों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ग्रेस मार्क्स दे देंगे, एक्स्ट्रा मार्क्स दे देंगे वो, कि यदि आप आईआईटी एनआईटी में एडमिशन ले रहे हैं और आपने एंट्रेंस एग्जाम में नंबर लेकर के आए हैं और आपने ओलंपियाड में भी पार्टिसिपेट किया था, तो आपको ओलंपियाड के 5 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ऐसा इससे बच्चे भी क्या होंगे, ओलंपियाड वगैरह में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। और डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे। क्विज और कुछ प्रतियोगिताओं संबंधित सामग्री के लिए ऑनलाइन ऐप साझा रुचि के ऑनलाइन समुदाय विकसित किए जाएंगे। भाई है ना, ऑनलाइन ऐप्स हो गए, ऑनलाइन कम्युनिटीज हो गई, ये सब विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा स्मार्ट क्लासरूम भी स्थापित किए जाएंगे डिजिटल बोर्ड आधारित, है ना, तो यह भी किया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा बातें हमारी क्या थी, स्कूल शिक्षा संबंधी थी। अगली क्लास में हम लोग एनईपी के आगे के पोर्शन की चर्चा करेंगे। आप में से जो लोग यहाँ तक पहुंचे हैं कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही जो लोग नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं वो जॉब्स वाला के नोट्स ले सकते हैं। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध हैं, प्रिंटेड और ई बुक दोनों में उपलब्ध हैं, है ना। और नोट्स को हार्ड कॉपी में प्राप्त करने के लिए आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज की क्लास में आप बाइंड अप करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।